कहाँ तक हो गया था? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो गया था। ठीक है, वॉइडेबल के बाद अगला कौन सा है? इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, पहला दूसरा तीसरा हो गया। अब आते हैं इलीगल कॉन्ट्रैक्ट पे। इलीगल के बाद कौन सा है? इलीगल के बाद कौन सा है? अनइनफोर्सिबल। ठीक है, चलो लिख लो इलीगल। इलीगल, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट या फिर अनलॉफुल कॉन्ट्रैक्ट। अनलॉफुल कॉन्ट्रैक्ट, इसको कैसे आप एक्सप्लेन करते हो? इलीगल का मतलब क्या है? इलीगल मतलब जो भी आपका लॉ है, कानून है, कानून के अगेंस्ट में ये एग्रीमेंट है। ठीक है, ये बेसिकली ध्यान देना, इलीगल हम कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं, बेसिकली ये इलीगल एग्रीमेंट है। एग्रीमेंट इसलिए क्योंकि अगर कॉन्ट्रैक्ट बना तो इसका मतलब क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्ट नाम आते ही कि ये इन्फोर्सिबल एक्ट लॉ हो गया। बात समझ रहे हो? तो अगर इन्फोर्सिबल एक्ट लॉ हो गया तो इसका मतलब वो वैलिड हो गया। लेकिन जब इलीगल कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हो तो एक तरीके से ये बेसिकली ये इलीगल कॉन्ट्रैक्ट नहीं, ठीक है, ये इलीगल एग्रीमेंट है। इलीगल एग्रीमेंट है दो लोगों के बीच में। और ये एग्रीमेंट क्या है? अनइनफोर्सिबल है बेसिकली। अनइनफोर्सिबल क्यों है? क्योंकि लॉ के नज़र में ऐसा कॉन्ट्रैक्ट आप नहीं बना सकते हैं। ये अगेंस्ट द प्रोविजन ऑफ लॉ है। अगेंस्ट द प्रोविजन ऑफ लॉ, जो भी आपका कानून है, चाहे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो या फिर कोई दूसरा एक्ट है, उसके जो भी प्रोविजंस हैं उन सारे प्रोविजंस के अगेंस्ट में ये एक्टिविटी है या फिर एक्शन है या फिर एग्रीमेंट है। तो ऐसे एग्रीमेंट जो कि अगेंस्ट द लॉ है उनको हम क्या कहेंगे? इलीगल या फिर अनलॉफुल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो अनलॉफुल जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो हम ऐसे केसेज में क्या कर सकते हैं कि इसको कोर्ट के माध्यम से चैलेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी क्या है, इसको हमने डिक्लेयर कर दिया है कि ये अनलॉफुल एक्टिविटी है, इलीगल एक्टिविटी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई व्यक्ति एग्रीमेंट करता है किसी से कि आप मिलावटी दवाइयाँ जब बेचेंगे तो आपको हम पेमेंट करेंगे। ठीक है, मान लो कहा कि आप मिलावटी दवाई बेच दीजिए, आपको हम 6,000 रुपया पे करेंगे। तो अब मिलावटी दवाई या फिर एडल्ट्रेट ड्रग्स इसको कहते हैं, ठीक है, एडल्ट्रेट ड्रग्स, तो ये क्या है? ऐसा करना इलीगल है, अनलॉफुल है। एडल्ट्रेट ड्रग्स, ठीक है, ड्रग्स मतलब मेडिसिन को भी ड्रग्स कहते हैं। तो एडल्ट्रेट जब मिलावटी दवाइयाँ होगी तो इसको ऑलरेडी जो आपका प्रोविजंस हैं, आपके लॉ हैं, उनके अगेंस्ट में इसको कंसीडर किया जाएगा कि ये पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट में है, ये इलीगल एक्टिविटी है। और इलीगल एक्टिविटी होने की वजह से ये आपका जो एग्रीमेंट है वो क्या है? अनलॉफुल है, इलीगल है। तो सिंपली ध्यान दो, हम क्या कह रहे हैं कि इलीगल मतलब कॉन्ट्रेरी टू द लॉ, यानी कॉन्ट्रेरी मतलब होता है अपोजिट, यानी लॉ जो कानून है उसके नज़र में क्या है? ये ऐसी एक्टिविटी उसके खिलाफ है, उसके अगेंस्ट में है। आप ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट या फिर प्रोविजंस
ऐसा जो आप एग्रीमेंट बना रहे हैं वो वैलिड कंसीडर नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो एग्रीमेंट जो आपका वैलिड होगा क्या होगा, वो इन्फोर्सेबल एक्ट लॉ होगा। लेकिन जो वैलिड नहीं होगा वो क्या होगा, उसको हम इन्फोर्स नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में उसको हम अगर लॉ के अगेंस्ट में है तो इलीगल एग्रीमेंट माना जाएगा। ठीक है, तो अब क्या सारे जो एग्रीमेंट है वो इलीगल होते हैं? क्या सारे एग्रीमेंट आपके इलीगल होते हैं? नहीं, सारे एग्रीमेंट आपके इलीगल नहीं होते हैं। कुछ ही एग्रीमेंट आपके इलीगल होते हैं और उसको लॉ या फिर जो आपका प्रोविजन है, ठीक है, उसके माध्यम से उसको डिक्लेयर कर दिया गया है कि ऐसी एक्टिविटी अनलॉफुल मानी जाएगी। तो ऐसा एग्रीमेंट कोई बनाता है तो ऐसी सिचुएशन में हम उसको इलीगल कंसीडर करेंगे। तो इलीगल एग्रीमेंट कौन कौन से हैं? ठीक है, मैंने बताया ना कि अगर यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट नाम दिया है, बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए। ठीक है, एग्रीमेंट हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जब आप कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हो तो कॉन्ट्रैक्ट आपका क्या होगा, इन्फोर्सेबल होता है। लेकिन एग्रीमेंट आपका इन्फोर्सेबल हो भी सकता है और इन्फोर्सेबल नहीं भी हो सकता है। एग्रीमेंट में दोनों चीजें हैं। तो अगर वो एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल है तो फिर कॉन्ट्रैक्ट है, और इन्फोर्सेबल नहीं है तो फिर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम वही चीज कह रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट तक तो जाने के लिए हमें उसकी इन्फोर्सेबिलिटी होनी जरूरी है, लेकिन वो इन्फोर्सेबल होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो आपका अनलॉफुल या फिर इलीगल एक्टिविटी है, अगेंस्ट द प्रोविजन ऑफ लॉ है, तो उसको हम इन्फोर्स नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी आपका एग्रीमेंट क्या होगा, इन्फोर्सेबल होगा, तो वो इलीगल नहीं हो सकता है। बस समझ रहे हो कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल है तो क्या वो इलीगल हो सकता है? नहीं समझ में आ रहा? यहाँ पे हमने कहा कि अगर कोई एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल है, ठीक है, इन्फोर्सेबल है, तो क्या ये इलीगल हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि इन्फोर्सेबल है तो फिर वैलिड है, और अनइन्फोर्सेबल होगा तो अनइन्फोर्सेबल होगा तो जरूरी नहीं। अनइन्फोर्सेबल होना, ठीक है, एग्रीमेंट ओके है, अनइन्फोर्सेबल है तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, लेकिन वो इलीगल हो ये जरूरी नहीं है। वो एग्रीमेंट आपका वॉइड हो सकता है, जरूरी नहीं है कि इलीगल हो। कैसे? लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि एग्रीमेंट विथ माइनर क्या होता है, वॉइड एग्रीमेंट पढ़ाया था ना। तो एग्रीमेंट विथ माइनर क्या होगा, वॉइड एग्रीमेंट होगा। लेकिन एग्रीमेंट माइनर के साथ अगर आपने बनाया है तो क्या वो इलीगल है? माइनर को आपने कहा कि मैं आपको कार सेल करूंगा 5 लाख रुपए में, तो ठीक है, तो माइनर को 5 लाख रुपए का कार सेल करना, क्या ये इलीगल है? नहीं, इलीगल नहीं है, अनलॉफुल नहीं है। हाँ, वॉइड जरूर है, क्योंकि माइनर की जो कैपेसिटी है वो कॉन्ट्रैक्ट के लिए कैपेबल नहीं है। ठीक है, वो कम्पिटेंट नहीं है कॉन्ट्रैक्ट के फॉर्मेशन के लिए। तो इसको ध्यान में रखना कि ऑल इलीगल एग्रीमेंट्स आर वॉइड। ठीक है, ऑल इलीगल एग्रीमेंट्स आर वॉइड, ऑल इलीगल। हर्षिता जिज्ञासा आवाज आ रही है? मैसेज कर देना। ऑल इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स या फिर एग्रीमेंट आर वॉइड। समझ रहे हो? जितने भी
इलीगल कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड है, और वॉइड होने का मतलब क्या हो गया कि हम उसको इन्फोर्स नहीं कर सकते हैं, कोर्ट में हम चैलेंज नहीं कर सकते हैं। हमने क्या कहा, ऑल इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स आर वॉइड, लेकिन क्या सभी एग्रीमेंट इलीगल हैं, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, सभी एग्रीमेंट उसमें जो हमने लॉ के माध्यम से डिक्लेयर किया वही सारी चीजें आपकी इलीगल कॉन्ट्रैक्ट में आएंगी। तो ये हो गया कि ऑल इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स आर वॉइड, लेकिन क्या वॉइड एग्रीमेंट, क्या ऑल वॉइड एग्रीमेंट्स आर इलीगल? ऑल वॉइड एग्रीमेंट्स, क्या कहेंगे, ऑल वॉइड एग्रीमेंट्स आर, क्या वो इलीगल होंगे, क्या अनलॉफुल होंगे? नहीं होंगे। ठीक है, ऑल वॉइड एग्रीमेंट्स आर नॉट इलीगल, अनलॉफुल नहीं है। एग्जाम्पल में हमने आपको माइनर वाला केस डिस्कस किया कि माइनर के साथ बनाया गया एग्रीमेंट आपका वॉइड तो है लेकिन इलीगल नहीं है। ठीक है, वॉइड है लेकिन इलीगल नहीं है। यहां तक समझ में आ रहा है? कोई कंफ्यूजन किसी स्टेटमेंट में, किसी पॉइंट में? तो यहाँ पे हमने बात कर लिया कि इलीगल एग्रीमेंट वो एग्रीमेंट है जिसको किसी भी लॉ या फिर प्रोविजन के माध्यम से हमने अपोज में माना है, अगेंस्ट माना है, लॉ के अपोज में है या फिर लॉ के अगेंस्ट में है, कॉन्ट्रेरी टू लॉ है। तो जितने भी आपके एग्रीमेंट इनफोर्सेबल हैं, ठीक है, वो आपके एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट हैं, वो आपके वैलिड हैं, वो आपके इलीगल नहीं है। लेकिन कुछ आपके जो एग्रीमेंट होंगे वो इलीगल या फिर अनलॉफुल हो सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हमने इसको कहा कि ये इलीगल एग्रीमेंट होंगे, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट कंसिडर जनरली नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो जिसको हमने स्पेशली डिक्लेयर किया है कि कौन सा एग्रीमेंट अनलॉफुल है वही हमारे इलीगल कॉन्ट्रैक्ट में आएंगे। ठीक है, अब इसमें कुछ और बातें ध्यान दो कि हम इलीगल कॉन्ट्रैक्ट कैसे कह रहे हैं। एक स्टेटमेंट लिखो कि एन इलीगल एग्रीमेंट इज, एन इलीगल एग्रीमेंट इज one which has been specially declared to be unlawful. An illegal agreement is one which has been one which has been specially declared to be unlawful. Specially declared to be unlawful. हर्षिता जिज्ञासा बता देना, आवाज प्रॉपर आ रही है ना, समझ में आ रहा है? एन इलीगल एग्रीमेंट इज वन व्हिच हैज बीन स्पेशली डिक्लेयर्ड टू बी अनलॉफुल under the provision of Contract Act, under the provision of Contract Act, कॉमा डाल के लिखना, or which goes against the provision of, or which goes against the provisions of any other law, which goes against the provisions of any other law in force in India, or which is otherwise against public policy. ठीक है, अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी, और which is criminal in nature. ठीक है, which is
criminal in nature, which is criminal in nature, कॉमा डाल के लिखना, और which is immoral, ठीक है, which is immoral, ठीक है, against the public पॉलिसी हो, ठीक है, या फिर क्रिमिनल नेचर का हो, या फिर इमोरल हो, अगर ऐसा, या फिर अगेंस्ट द प्रोविजन ऑफ लॉ हमने बोला ही, ठीक है, अगेंस्ट द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ इन फोर्स। अब समझ में आ रहा है कि अगर इस तरीके का कोई भी एग्रीमेंट है तो हम उसको क्या नाम देंगे? इलीगल एग्रीमेंट, ठीक है। चलो यहां तक हो गया। इसके बाद हमने कहा कि अगला वाला जो आपका जितने भी आपके क्या चीज इलीगल एग्रीमेंट्स हैं वो वॉइड हो जाएंगे। ये जितने भी आपके इस तरीके के एग्रीमेंट बन रहे हैं कितने तरह के हैं? अगेंस्ट द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ हो, या फिर अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी हो, क्रिमिनल नेचर हो, या फिर इमोरल हो। अगर ऐसे एग्रीमेंट आपके बनते हैं तो वो सारे एग्रीमेंट क्या हो जाएंगे? इलीगल हो जाएंगे। और इलीगल होते ही वो सारी चीजें क्या कंसिडर की जाएंगी? वैसे एग्रीमेंट को हम वॉइड एग्रीमेंट कंसिडर करेंगे, ठीक है। ऐसे एग्रीमेंट कौन से एग्रीमेंट में कंसिडर किए जाएंगे? वॉइड एग्रीमेंट, ठीक है। वॉइड एग्रीमेंट हमने आपको बताई कि वॉइड एग्रीमेंट मतलब ये अब एग्रीमेंट इनफोर्सिबल नहीं है। और वैसे भी कोई भी इलीगल आपका कॉन्ट्रैक्ट है, एग्रीमेंट है, वो सिंपली क्या है? अनइनफोर्सिबल है, ठीक है, वॉइड है। अब यहाँ पे ध्यान देना, जब इलीगल एग्रीमेंट की बात करते हो, ठीक है, एप्रोप्रिएट जो वर्ड होगा यहाँ पे, जैसे हम काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या क्लासिफिकेशन डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पे क्लासिफिकेशन में बेसिकली ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं, ये एग्रीमेंट होना चाहिए। और क्यों होना चाहिए मैंने बता दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे इंटरचेंजेबली दोनों वर्ड में यूज कर रहा हूँ, तो सेम ही चीज के बारे में बात करें। क्या चीज? ये इलीगल एग्रीमेंट है। तो अब ये इलीगल एग्रीमेंट अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी या फिर इमोरल, ये सारी चीजें तो है ही, ये कोर्ट में हम इसको इन्फोर्स नहीं कर सकते हैं, बल्कि ऐसे एग्रीमेंट हैं तो इसके लिए पनिशमेंट भी आपको मिलेगी, ठीक है। लॉ के माध्यम से ऐसे एग्रीमेंट के अगेंस्ट में आपको पनिशमेंट भी दिया जा सकता है। पनिशमेंट का भी प्रोविजन है, प्रावधान है, आप बच नहीं सकते हैं। तो पनिशमेंट में क्या होगा? या तो आपके पास मतलब आपको फाइन हो सकती है, या फिर जेल हो सकती है, या फिर फाइन और जेल दोनों हो सकती है, ठीक है। यानी इम्प्रिजनमेंट और साथ में ही फाइन, पेनल्टी लगाया जा सकता है, जुर्माना लगाया जा सकता है, या फिर दोनों ही चीजें इसमें की जा सकती है, ठीक है। तो क्योंकि हम इसको क्रिमिनल इन नेचर का भी हो सकता है, ठीक है, इमोरल है, या फिर पब्लिक पॉलिसी कहीं में कुछ भी हो सकता है, तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे? इसको पनिशेबल या फिर पनिशमेंट के अंदर रखा गया है, ठीक है। तो ऐसे एग्रीमेंट से किसी भी पार्टी को न कोई लीगल राइट या ऑब्लिगेशन मिलता है, ठीक है। कोई भी लीगल राइट या ऑब्लिगेशन तो मिलेगा ही नहीं, बल्कि अलग से आपको पनिशमेंट का प्रावधान किया गया है, ठीक है। पनिशमेंट और प्रोसिक्यूशन अंडर द लॉ दोनों चीजें हो सकती हैं। चलो अब इसी में थोड़ा सा और इसको एक्सटेंड करते हैं। और एक्सटेंड कैसे करते हैं? कोलेटरल एग्रीमेंट टू इलीगल एग्रीमेंट। कोलेटरल एग्रीमेंट, कोलेटरल एग्रीमेंट टू इलीगल एग्रीमेंट। कहावत जानते हो ना, चोर चोर मौसेरे भाई।
व्हाट इज दिस है? कोलेट्रल एग्रीमेंट टू इलीगल एग्रीमेंट, ये भी क्या होंगे? इलीगल होंगे। ठीक है, कोलेट्रल एग्रीमेंट टू इलीगल एग्रीमेंट भी इलीगल ही होंगे। क्या समझे? कोलेट्रल एग्रीमेंट क्या होता है? मतलब कोई एक मेन कॉन्ट्रैक्ट है और उसी के रिस्पेक्ट में एक दूसरा रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है। तो ऐसे केसेज में मेन कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड जो कॉन्ट्रैक्ट होगा उसको हम क्या कहेंगे? कोलेट्रल कॉन्ट्रैक्ट। तो एग्रीमेंट के रिस्पेक्ट में भी हम क्या कह रहे हैं कि इलीगल एग्रीमेंट के रिस्पेक्ट में जो अगर कोई रिलेटेड एग्रीमेंट है तो वो रिलेटेड एग्रीमेंट कोलेट्रल एग्रीमेंट होगा, और वो कोलेट्रल एग्रीमेंट भी क्या हो जाएगा? इलीगल हो जाएगा। जैसे इलीगल एग्रीमेंट तो आपका इलीगल है ही, इसके सापेक्ष या फिर इससे रिलेटेड कोई कॉन्ट्रैक्ट बनता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट मतलब वो एग्रीमेंट में क्या होगा? इलीगल ही माना जाएगा। जैसे मान लो बी ने सी से उधार ले लिया, ठीक है, तो तुम मुझे 5 लाख रुपए दो। मैं क्या करूंगा? इस 5 लाख रुपए का स्मगलिंग करूंगा, इसका यूज मैं तस्करी में करूंगा, स्मगलिंग में करूंगा। तो सी को पता है, ठीक है, कि बी 5 लाख रुपए किस लिए ले रहा है, ठीक है। तो बी क्या करने वाला है इसका? बी डी के साथ मिलके स्मगलिंग करने वाला है। तो बी और डी के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है वो क्या है? इलीगल एग्रीमेंट है। ये इलीगल एग्रीमेंट है और यही मेन एग्रीमेंट भी है। इस एग्रीमेंट को पूरा करने के लिए बी ने क्या किया? सी से उधार ले लिए, क्योंकि अब ये क्या है? इलीगल एग्रीमेंट है ना। ये बी और डी में जो एग्रीमेंट बन रहा है वो कौन सा एग्रीमेंट है? इलीगल एग्रीमेंट है। और बी और सी के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट बना है ये कौन सा एग्रीमेंट हो गया? कोलेट्रल हो गया, हुआ ना? कोलेट्रल एग्रीमेंट हो गया, क्योंकि ये मेन कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करने के लिए, फिर मेन एग्रीमेंट को फुलफिल करने के लिए ये बना है। तो बी ने सी से पैसा इसलिए लिया है कि वो डी के साथ मिलकर स्मगलिंग करेगा। इसकी बात क्या है? सी को पता है कि पैसे किस लिए लेके जा रहा है। तो अब सी ने जो पैसा बी को दिया है, अगर बी वापस नहीं कर रहा है तो कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। ये अनइनफोर्सिबल हो गया, ये इलीगल हो गया। इसी को कह रहे हैं कि कोलेट्रल एग्रीमेंट टू इलीगल एग्रीमेंट, वो भी इलीगल होगा। और इलीगल है तो फिर वो अनइनफोर्सिबल है, ठीक है, आप उसको इन्फोर्स नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इन्फेक्शन की तरह है, ठीक है। कैसे इन्फेक्शन हो रहा है? ये इलीगल है और इसी चीज़ को पूरा करने के लिए यहाँ पे एक दूसरा एग्रीमेंट बनाया गया, तो ये क्या हो गया? इन्फेक्ट हो गया, ठीक है। इसको भी बीमारी लग गई, ये बीमारी से ये बीमारी यहाँ तक पहुँच गई। चलो, तो ये पूरी कहानी हमारी इलीगल एग्रीमेंट की कंप्लीट हो गई। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? चलो लास्ट हम पार्ट देख लेते हैं, अनइनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट, छोटा सा पार्ट है। अनइनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट, आयुष समझ में आ रहा है? ठीक है, आज तो मान लो पहला क्लास है, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। चलो अनइनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट की हम बात कर लेते हैं, ठीक है। अनइनफोर्सिएबल, इसको सही कर लो, अनइनफोर्सिएबल अनइनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट। अब ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है? हम ऐसे कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं जहां पे
एक तरीके से वैलिड तो है, लेकिन कुछ फॉर्मेलिटीज इसमें रह गई हैं। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या होने चाहिए, जो इसेंशियल्स एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हैं वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। अगर उसमें से कुछ भी मिसिंग है, कोई भी एक एलिमेंट या फिर एक से ज़्यादा, तो फिर ऐसा एग्रीमेंट या फिर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट क्या वैलिड होगा? नहीं होगा। इन्फोर्सेबल होगा? नहीं होगा। तो एक कॉन्ट्रैक्ट के वैलिड होने के लिए, इन्फोर्सेबल होने के लिए जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे एलिमेंट्स होने चाहिए। ठीक है। अब वो सारे एलिमेंट्स में एक या फिर दो या फिर एक से ज़्यादा कोई भी मिसिंग है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट का जो नेचर है वो या तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, या फिर वॉइडेबल हो सकता है, या फिर अनइन्फोर्सेबल हो सकता है, या फिर इलीगल हो सकता है। ठीक है, कोई भी इसका नेचर हो सकता है कि किस तरीके से वो एग्रीमेंट बना है और उसके अंदर जो भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए एलिमेंट्स होने चाहिए वो सारी चीज़ें है कि नहीं है। तो अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट है जहाँ पे कुछ ना कुछ आपके जो प्रोविजंस हैं या फिर आपके डॉक्यूमेंटेशन है, अटेस्टेशन है, स्टैंपिंग है, ये सारी चीज़ें क्या है, पूरी नहीं हो पाई हैं। यानी कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी होनी बाकी है। अगर वो सारी चीज़ें आप फुलफिल कर लेते हैं तो इनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो अनइनफोर्सिएबल क्यों है? क्योंकि वैलिड एग्रीमेंट मतलब वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो सारे एलिमेंट्स होने चाहिए उसमें कुछ ना कुछ मिसिंग है। ठीक है, तो अब इसमें कहते हैं टेक्निकल डिफेक्ट या फिर नॉन ऑब्जर्वेंस ऑफ सम फॉर्मेलिटीज। ठीक है, जो प्रोविजन ऑफ लॉ है उसके माध्यम से देखा जाए तो कुछ ना कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, डॉक्यूमेंटेशन हो सकता है कि नहीं हुआ हो, या फिर लीगल फॉर्मेलिटीज इसमें पूरी न की गई हो। लीगल फॉर्मेलिटीज कैसे? जैसे अगर उसका रजिस्ट्रेशन होना है वो रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, उसका स्टैंपिंग होना है स्टैंपिंग नहीं हुआ है। ठीक है, इसके अलावा उसकी अटेस्टेशन होनी है वो भी नहीं हुआ है। अगर बाद में ये सारी चीज़ें फुलफिल कर ली जाए तो फिर वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। ठीक है, चलो इसमें लिख लो, एन अनइनफोर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, एन अनइनफोर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट which is valid which is valid otherwise except, ठीक है, otherwise except, okay, otherwise except some technical defects, okay, some technical defects, technical defects are non observance or non observance of some formalities of some formalities of some formalities required by law, required by special provision of law, लिख लो, required by special provision of law, required by स्पेशल प्रोविजन ऑफ लॉ, कॉमा देख के लिख लेना, सच एज, क्या क्या हो सकता है, सच एज वांट ऑफ रजिस्ट्रेशन, मतलब रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है, वांट ऑफ रजिस्ट्रेशन, वांट ऑफ रजिस्ट्रेशन, स्टैम्प, स्टैम्प, अटेस्टेशन, अटेस्टेशन,
मुहर लगना है, साइन होना है, ठीक है, हस्ताक्षर होना है, एटसेट्रा, ठीक है, फुल स्टॉप। क्या समझे कि टेक्निकल डिफेक्ट है या फिर जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज है उसको पूरा नहीं किया गया है। लीगल फॉर्मेलिटी जैसे कि रजिस्ट्रेशन, स्टैंपिंग या फिर अटेस्टेशन, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए थी, ये नहीं की गई। तो इसके वजह से हम क्या देख रहे हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सिएबल नहीं है, ठीक है। अब जैसे हम कहें कि जो स्टैंपिंग है, जितने अमाउंट की स्टैंपिंग होनी चाहिए थी वो उतने अमाउंट से स्टैंपिंग नहीं हुआ है। हम कह रहे हैं कि डिफेक्ट क्या है, अंडर स्टैंपिंग। तो अगर हम क्या करें, जितना डिफरेंस है वैल्यू का उतने से हम क्या करें, वो स्टैंपिंग ऐड कर दें, तो फिर ये क्या हो जाएगा, वैलिड हो जाएगा, इन्फोर्सिएबल हो जाएगा। मान लो अगर डॉक्यूमेंटेशन होने हैं, ठीक है, प्रॉपर इसका रजिस्ट्रेशन होना है, रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, रजिस्ट्रेशन करा लेंगे तो फिर ये क्या हो जाएगा, इन्फोर्सिएबल हो जाएगा, ठीक है। तो जो भी प्रॉब्लम है आपके एग्रीमेंट में, अगर वो हम पूरा कर दें तो ये आपका क्या हो जाएगा, वैलिड हो जाएगा, इन्फोर्सिएबल हो जाएगा। जैसे डॉक्यूमेंट आपका अनअटेस्टेड है तो क्या करना है, साइन कर देना है, अटेस्ट कर देना है, तो ये हो जाएगा वैलिड, ठीक है। तो इस तरीके से ये पार्ट भी आपका कंप्लीट हो गया। अब बताओ कि इन्फोर्सिएबल और अनइन्फोर्सिएबल डिफरेंस समझ में आ रहा है। इन्फोर्सिएबल है तो उसमें किसी भी तरीके कोई डिफेक्ट नहीं है, लेकिन अनइन्फोर्सिएबल है तो वैलिड है, ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें इसमें अभी अगर लीगल रूप से देखा जाए तो पूरी नहीं है, फॉर्मेलिटीज वगैरह, तो उसको हम कवर अप कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, अनइन्फोर्सिएबल से इन्फोर्सिएबल हो जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ तक देख लो, एक बार रिवाइज कर लो, कहीं पे भी किसी पॉइंट में दिक्कत है तो बताओ, नहीं तो फिर हम इसके आगे का जो पार्ट है वो कल डिस्कस करेंगे। वैसे अब ये चैप्टर आपका खत्म हो गया है। अब अगला जो टॉपिक है इसमें डिफरेंस का है कि एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में क्या डिफरेंस है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में क्या डिफरेंस है, वॉइड एग्रीमेंट और इलीगल एग्रीमेंट में क्या डिफरेंस है, और लास्ट एक टॉपिक है वॉइड एग्रीमेंट और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो इसको हम कोशिश करेंगे फटाफट से कल के क्लास में वाइंड अप कर देंगे, ठीक है। तो अब ये पूरे चैप्टर को एक बार पढ़ लेना, ठीक है, ताकि कल मैं जब डिफरेंस डिस्कस करूं तो आप कनेक्ट कर पाओ, ठीक है। हर्षिता समझ में आया, मैसेज करो। ठीक।